दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपके लिए और आपके जो है सिलेबस के प्रति मैं लगातार आपको वीडियो देने का काम कर रहा हूं। ठीक है, आज उसी के संदर्भ में आपको यह पता है कि मैं आज के दौरान आपके सामने वर्णमाला टॉपिक पर बात करने वाला हूं। इसके पहले वर्णमाला पर हमने एक वीडियो आपको दिया है और उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आपको पसंद आया है। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आपका फीडबैक मेरे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम भैया आप पढ़ने के बाद लास्ट में अपना फीडबैक आप अवश्य दिया करें कि आपको कहीं दिक्कत हो रही है समझने में या देखने में यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइएगा, यहाँ जो भी मैं लिखता हूँ क्या उसमें जो है आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इस चीज़ के बारे में आप बताइएगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा होता है, क्या आप मेरे समझाए हुए बातों से संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, इन सारी बातों का फीडबैक आप अवश्य दिया करें। क्योंकि एक टीचर का सबसे बड़ा जो है प्रेरित करने वाला होता है वह छात्र का जो होता है वह फीडबैक होता है। भैया, जब तक आप अपने फीडबैक को नहीं देंगे तब तक जाहिर सी बात है कि मेरी भी भावनाएं कुछ ऐसी रहती हैं कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर, देखिए, आज यह आपका वर्णमाला टॉपिक का दूसरा चैप्टर है। मैंने स्वर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। स्वर को हमने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, उसमें एकदम जो भी बनता था, जितने भी क्वेश्चंस जितने प्रकार के बनते थे, सभी के बारे में मैंने चर्चा किया है। इस चीज़ के बारे में आप पहले से वाकिफ हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ छोड़ रखा था, ये अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। उस चीज़ को मैंने आज के इस टॉपिक में लिया हुआ है, आज के लेक्चर में हमने लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, भूल हो जाती है तो भूल को आप ऐसा ना किया करें कि उसे नज़रअंदाज कर दिया करें। मैंने देखा और मुझे यह लगा कि नहीं, इस टॉपिक को हमने छोड़ा है, तो आज मैंने उसे यहाँ पर लिया है। देखिए, जो कि पहले आपने स्वर पढ़ा, स्वर के बाद आज हम आपसे बात करने वाले हैं व्यंजन टॉपिक पर। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं उसे आपने जाना, आज के टॉपिक हमारी है व्यंजन। और दोस्त, इसमें जो भी लिखा गया है व्यंजन अभी भी आपका इसमें पूर्ण नहीं है। अभी पूरे स्वर के ये व्यंजन के भेद पूरे आपके बाकी हैं। जो यहाँ लिखा गया है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इस टॉपिक को, ये तीनों प्रकार को मैं नेक्स्ट अभी अगले दिन आपको बताने का काम करूंगा। अभी इसमें आपका अघोष बाकी है, सघोष बाकी है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब टॉपिक बाकी हैं। जो कि दोस्त आपके हर एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है, अगर उस एग्जाम में हिंदी आती है तो दोस्त 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% कह सकता हूं कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये जरूर उसमें टपक पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे अगर आप कभी भी वर्णमाला से परिचित नहीं होंगे तब भी यह गारंटी मेरी है कि आप उसे सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहां लिखा गया है, इस चीज को मैंने उस दिन छोड़ा था। अच्छा, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि स्वर के बाद यहां अच लिखा गया है और व्यंजन हल लिखा गया है। एक चीज आप जानिएगा, स्वर का जो दूसरा नाम होता है उसे हम अच कहते हैं और जो व्यंजन होता है उसे हम हल कहते हैं। ठीक है, इस बात से आपको पूछा जा सकता है कि भैया हम स्वर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, आपको दे देगा, अच होगा, हल होगा, और भी दो नाम आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करने की जरूरत होगी। इसलिए आप अभी से नोट करते हुए चलिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ लिखा गया है स्वर का जो दूसरा नाम है उसे हम अच कहते हैं और व्यंजन का जो दूसरा नाम होता है उसे हम हल कहते हैं। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। अच्छा, आगे लिखा गया है, देखिए, अयोगवाह, अनुस्वार और अनुनासिक, विसर्ग, ये सब क्या होते हैं। देखिए, अयोगवाह क्या होता है, आपके मन में यहां आ रहा होगा। अयोगवाह, अयोगवाह होता है अंक और आह से आप परिचित होंगे। जब आप अ आ इ ई पढ़ते होंगे तो उसमें अंक और आह आता है। तो अगर इन दोनों वर्ड को देखा जाए, जो अंक और आह होते हैं वो जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अयोगवाह को भैया ना तो हम स्वर की श्रेणी में रखा गया है और ना ही जो है व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इन विचारों को दोनों तरफ से बहिष्कार कर दिया गया है।
ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे हम न स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है, तो आप बताएंगे अयोगवाह वर्ड ऐसे हैं जिनको हम न तो स्वर में रखे हैं और ना ही व्यंजन में रखे हैं। ठीक है। अयोगवाह आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं, आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि अयोगवाह वर्ड होते हैं। ठीक है। तो इसमें से ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, अयोगवाह का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें से फिर आपको जो है चूज करने की जरूरत होगी। आप उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, और सही क्या होगा, या तो उसमें अंक दिया रहेगा या तो अह दिया रहेगा। ठीक है। आप लिखते जाएंगे अयोगवाह की संख्या हमारी 2 होती है, जिसमें पहला है अंक और दूसरा है अह। ठीक। बात आती है अनुस्वार की। देखिए अनुस्वार का चिन्ह छपा हुआ है। अनुस्वार होता है जिसके ऊपर जो है बिंदी लगी रहती है, जैसे संत हुआ, रंग हुआ। अगर इसे हम परिभाषा के रूप में देना चाहें तो जिन ध्वनि का उच्चारण, सुनिएगा, जिन ध्वनि के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकलती है। ठीक है। जो हमारी सांस होती है वह केवल नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। आप अपने मुख से बोल के देखेंगे, जैसे अगर कहा जाए भैया आप संत को बोलिए, और बोलिए संत हुआ, रंग को बोलिए, तो इन सब से जो है जो हमारी सांसें होती हैं वह अनवरत नाक से निकलती हैं। ठीक है। तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, एक पाई खींचेंगे, उसके ऊपर एक बिंदी देंगे। अगर कहा जाए तो अंक जो होता है उसे भी हम अनुस्वार कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आइए, यहां लिखा गया है, देखिए तीसरे नंबर पर अनुनासिक। अनुनासिक जो होता है, जैसे चांद हुआ, आंख हुआ, और बहुत सारे शब्द हैं। ठीक। चांद हुआ, आंख हुआ, भांग हुआ। ठीक। ये सब सारे आपके जो है अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अगर अनुनासिक की हम बात करें तो कुछ जो सांस हमारे मुख से कुछ नाक से होकर निकलती है। ठीक। कुछ नाक से होकर निकलती है और कुछ हमारे मुख से निकलती है। यानी कहा जाए जो हम बोलते हैं, जब किसी शब्द को बोलते हैं, अगर हम अनुनासिक शब्द को बोलें, अगर उसमें से जैसे आप चांद को बोल के देखिए तो कुछ जो होता है हमारे मुख से सांस निकलती है और कुछ जो है नाक से निकलती है। ठीक है। आप बोल के देखेंगे चांद, आंख। ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुनासिक कौन सा वर्ड होता है। अनुनासिक का चिन्ह ही आप देख सकते हैं। अनुनासिक का चिन्ह होता है एक पाई खींचेंगे, उसके बाद एक जो है चंद्रकांत। ये देखिए जैसे संत लिखा जाता है, यहां एक खींच लेंगे ऐसे। ठीक। ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। जैसे चांद हुआ, आंख हुआ। आप एग्जाम्पल से ज्यादा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, इन सब से ज्यादा मतलब नहीं। आप एग्जाम्पल को अगर पहचान जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गलती नहीं करेंगे। आगे बात आती है विसर्ग की। विसर्ग जैसे अतः हुआ, प्रातः हुआ, मनः योग हुआ, मनः स्थिति हुई। ठीक है। विसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के लास्ट में हाँ, आप जानते होंगे। ठीक है। आप हाँ वर्ड से परिचित होंगे, तो यह विसर्ग का काम जान लीजिए हाँ ही करता है। विसर्ग का चिन्ह यहाँ हमने लिखा है। विसर्ग के चिन्ह के एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे हमारा हुआ अतः और प्रातः, ये सब विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, चलिए अब बात आती है, देखिए यहाँ व्यंजन से। अब आप शुरू से आइएगा। व्यंजन क्या होते हैं? हमने बताया था स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था जो आपका स्वर होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन अगर यहीं हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन भैया स्वतंत्र नहीं होते, वो बिना स्वर के लिए हुए कभी वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। ठीक है। यानी सीधे तौर पर अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे अगर हम कहें, आप एक व्यंजन ले लीजिए, जैसे आपने क ले लिया, तो इस क में हमारा अ छिपा हुआ है। ठीक है। इस क में आ हमारा छिपा हुआ। अगर कहा जाए क में कितने वर्ड हैं, तो आप बताएंगे भैया क में हमारे 2 वर्ड होते हैं। ठीक है। एक क है और एक हमारा आ है। ठीक। बिना इसकी सहायता से यह क कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। आपसे व्यंजन ना देके हल पूछ सकता है कि भैया हल हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वे वर्ड जो बिना स्वर की सहायता से, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम
व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे क्योंकि यह आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हर एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो नहीं पूछा जाता हो। आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप सिर्फ जो है सेमेस्टर के एग्जाम को ही पढ़ते हुए चलिएगा, नहीं। आपके सामने वर्णमाला अगर दिया जा रहा है, आप अभी यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस उठा के देखिएगा तो पूरा पूरा वर्णमाला आपके सिलेबस में रखा गया है। बिना वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला से कम आपके यूपी टेट और सीटेट को देखा जाए तो दोस्त 5 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए आप वर्णमाला को जितना विधिवत पढ़ पाइएगा उतना अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यहाँ हमने लिखा है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन जो आपके होते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था और फिर आज बता रहा हूं। मूल व्यंजन जो आपका होता है वह 33 होता है और आपके कुल व्यंजन की संख्या होती है वह 39 होती है। ठीक है, 39 अब कैसे होती है आप देखेंगे। अब हम मूल व्यंजन को बताते हैं और जो है कुल व्यंजन को बताते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, मूल व्यंजन की संख्या 33 है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, वहां आपको 39 भी दिया जाएगा और 43 भी 39 दिया जाएगा, 33 दिया जाएगा, 52 दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। दोस्त, आपको 33 पर टिक लगाना है। ठीक है, और अगर यही कुल व्यंजन की संख्या पूछी जा रही है तो कुल व्यंजन के अंतर्गत हमारे 39 व्यंजन आते हैं। अब 39 व्यंजन कौन कौन से हैं? अच्छा, पहले 33 व्यंजन देखिएगा। देखिए, हमने और नीचे यहाँ आया है, हमने लिखा है कि व्यंजन के भेद। अभी इस चीज का क्लियर मैं कर रहा हूं। ठीक है, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद आपके 3 होते हैं। हमने शार्ट में लिखने का प्रयास किया है व्यंजन के भेद। अभी अगर चाहता तो एक लाइन यही लिख देता कि व्यंजन के कुल भेदों की संख्या 3 होती है, लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि आपको आपका समय कम लगे। हमारा उद्देश्य यही होता है आप कम समय में ज्यादा चीजों को सीख जाएं। ठीक है, देखिए, व्यंजन के भेद जो आपके होते हैं वह 3 होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर हम देखें तो 4 है और उस व्यंजन की संख्या अगर हम देखें तो 4 है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और जो है स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन और भी अभी आपके व्यंजन बाकी हैं। इन सारी चीजों का निर्धारण मैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में करूंगा। दोस्त, अभी इस चीज को छोड़ने का सिर्फ यही कारण है कि जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपको सबसे पहले आप उस चीज को कवर करें। इस चीज का कवर मैं अगले वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। देखिए, स्पर्श, तब तक इतना चीज आप समझिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपकी 4 है और ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 है। अगर इन सभी को मिलाया जाए तो 29 4 हमारा 25 4 29 4 33। देखिए, 33 यहां हमारा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, यही हमारे होते हैं मूल व्यंजन। अब मूल व्यंजन के बाद देखिए, यहां हमने लिखा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमने लिखा है। संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्त हमारी होती है 4। ठीक है, इतना चीजों के बाद आप इधर आ जाइएगा। ठीक, संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्त आप लगाएंगे 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी होती है? जहां आपके सामने लिखा गया है पहला छ, त्र, ज्ञा और श्र। अब संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? देखिए, संयुक्त मीन्स चिपका हुआ। संयुक्त व्यंजन में जैसे अगर हम छ की बात करें तो छ हमारा किन शब्दों से मिलकर बना है, सवाल इस बात का उठता है। ठीक है, तो छ हमारा जो होता है दोस्त क और स से मिलकर बना है। इसे हम मूर्धन्य सकार कहते हैं। ठीक है, इसको हम मूर्धन्य सकार कहते हैं। इस चीज को आप नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इस स को हम कौन सा स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं। यहां आप लिख लीजिएगा मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य स। देखिए, एक चीज और आप देखिएगा, यहां जो नीचे हलंत लगा हुआ है, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन में आ सकता है कि छ जो बना है आपका किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। दोस्त, ऐसा भी दे सकता है कि इसका एक तो इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा
और एक ऑप्शन में यह हलंत हटा दी जाएगी और सेम वही ऑप्शन रख दिया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो गलत आपका हो जाएगा, इसलिए यहाँ हलंत का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि छ किन वर्णों से मिलकर बना है तो आप बताएंगे क और मूर्धन्य सकार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नीचे बात आती है त्र की। ठीक है, त्र की बात आती है तो हलंत आप लगाएंगे, त लिखेंगे और र लिखेंगे। त धन र और ता के नीचे हलंत लगाएंगे। जब इन दोनों का संयोग होता है तो इन दोनों के संयोग से हमारा त्र उत्पन्न होता है। ठीक है, बात आती है तीसरे नंबर की ज्ञ। ज्ञ हमारा जो होता है वह ज और इया से मिलकर बना है, और ज और इया जब आपस में संयोग करते हैं उसके बाद हमारे ज्ञ वर्ण की उत्पत्ति होती है। और लास्ट में बात आती है स्र। स्र किन वर्णों से मिलकर बना है? यह कौन सा सा होता है? यह हमारा होता है तालव्य स। ठीक, तालव्य स होता है। और यह वाला स जो आपका होता है यह दंत सकार होता है, दंत स। ठीक, इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, दंत स, मूर्धन्य स और तालव्य स। ठीक है, तालव्य स और र मिलकर हमारा स्र बना हुआ है, और इस स के नीचे आप हलंत वर्ण का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 4 वर्ण हुए और 4 वर्ण को आप यहां ले जाकर ऐड कर दीजिए। ठीक, इतना आपने जोड़ दिया, 33 4 37 हो गए। अब यहां बात आती है देखिए उच्छिप्त व्यंजन की, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ड और ढ के अंतर्गत आते हैं। इसे भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि आप इन बिंदियों का विशेष ध्यान रखेंगे। हो सकता है इन बिंदियों की जो है ऑप्शन में एक बिंदी वाला रख दे और एक विदाउट बिंदी वाला रख दे, तो कहीं ना कहीं आप जब बारीकियों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उच्छिप्त व्यंजन के तहत भैया ड और ढ आते हैं, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे वर्ड जो बन जाते हैं, कितने बन गए? 33 4 37 2 39 वर्ड हो गए कि नहीं हुए? उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि अर्धस्वर हम किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर के अंतर्गत हमारा आता है य और व, और नीचे आता है, नीचे यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में देखिएगा प्रकंपित, इसका 3 नाम है। ठीक है, पहला तो प्रकंपित है, दूसरा लुंठित है और तीसरा कंपन जात वर्ण। इसका मतलब क्या होता है? कंपन जात वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसको बोलने पर आपकी मोबाइल जो होगी वह कंपन करती होगी, अगर कहा जाए वाइब्रेट करती होगी। ठीक है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपन जात वर्ण कौन से वर्ण हो सकते हैं आपके इस वर्णमाला में। ठीक है, तो आप कहेंगे जो हमारा र होता है उसे हम कंपन जात कहते हैं, या लुंठित कहते हैं, या प्रकंपित कहते हैं। आपसे किसी का भी नाम पूछ सकता है कि भैया प्रकंपित वर्ण होते हैं, अगर यह नाम नहीं दिया तो लुंठित वर्ण होते हैं, और अगर लुंठित नहीं देगा तो कंपन जात वर्ण पूछ लेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको रा पर ऑप्शन क्लिक करना होगा। अच्छा, रा को आप बोल के देखेंगे, रा को हम कंपन जात क्यों कह रहे हैं? अभी आप बोलिए रा, जो अगर आप बोलेंगे तो जो आपकी जिह्वा होती है वह घर्षण या फ्रैक्शन करती हुई चलती है। ठीक है, तो अगर वैसी जिह्वा हमारी कर रही है तो जाहिर सी बात है रा हमारे कंपन जात वर्ण के अंतर्गत आएगा। आप बोल के देखिएगा र। ठीक है, र आप इसको बोलते हुए देखेंगे तब आपको सारी बातें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। बात आती है लास्ट में पार्श्विक वर्ण। ठीक है, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण को हम ल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ल हमारा जो वर्ण होता है वह पार्श्विक वर्ण होता है। इसमें दोस्त आपके एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा आप सारी चीजों को कवर करते हुए और लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, पार्श्विक वर्ण जो हमारा होता है उसे हम ल कहते हैं। आपसे इस तरह से कभी नहीं पूछेगा कि उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हम किसे कहते हैं, या अर्धस्वर किसे कहते हैं, प्रकंपित वर्ण, लुंठित वर्ण और कंपन जात वर्ण हम किसे कहते हैं। आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि प्रकंपित वर्ण है, ठीक है, या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, या पार्श्विक वर्ण कौन सा है, या पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण नहीं आते हैं या आते हैं। वह तो उसके प्रश्न पूछने के प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रश्न आपसे कैसे पूछता है। तो इस तरह से पूछा जाएगा। अयोगवाह की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, आपसे इस तरह से कोई भी चीज इसमें से पूछी जा सकती है। दोस्त, मैं कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है
व्यंजन वर्णमाला में जो किसी चीज को मैं छोड़ रहा हूं। मैंने अभी आगे इस चीज को क्यों छोड़ा, अभी चाहता तो यहीं कवर कर देता, लेकिन नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वह फीड होती हुई चली जाए। ठीक है, इतनी चीजें आप उसके बाद उधर समझ गए होंगे। चलिए अब बात आती है इधर, देखिए हमने लिखा है व्यंजन गुच्छ। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, देखिए अगर आपके सिलेबस में रखा गया है तो जानना आपका फर्ज है और बताना हमारा भी फर्ज है, इसलिए आप देखते हुए चलेंगे। व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं, हमने परिभाषा यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इस चीज के बारे में अभी आप जो है जानकारी आपको नहीं होगी, तो परिभाषा के माध्यम से अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए यहां लिखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ सांस के एक झटके में उच्चारित होते हैं, यानी कहा जाए जब आप सांस लेते हैं तो एक ही सांस में कोई वर्ड एक झटके से निकल जाए, वही हमारा व्यंजन गुच्छ होता है। अब आप एग्जाम्पल पर आएंगे, देखिए हमने लिखा है ग्वाला। ठीक, जब आप यहां लिखा है व्यंजन के एक साथ एक झटके में, सांस के एक के झटके में निकल जाए कोई वर्ड, अब का गा वाला ऐसे पढ़ेंगे नहीं, आप इसका उच्चारण जब करेंगे तो ग्वाला, गा और वा जब वर्ड हमारा निकल रहा है तो सांस के एक ही झटके में निकल रहा है, ऐसा नहीं है ग्वा हम फिर सांस लेते हैं फिर वा बोलते हैं, नहीं। उच्चारण करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, जब आप उस ढंग से अच्छे ढंग से करेंगे तो आपका वर्ड भी शुद्ध निकलेगा। ग्वाला, क्लेश, रज्जू, आप इन सब के बारे में परिचित हैं। देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल हमारा है ग्वाला और क्लेश और रज्जू, इन सभी का उच्चारण एक ही झटके में हमारा निकल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि व्यंजन गुच्छ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात आता है, यह देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यह इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द्वित्व व्यंजन, जब दो व्यंजन का प्रयोग एक साथ किया जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन आप किसे कहते हैं, हमने व्यंजन आपको बताया। ठीक है, यहां हमने लिखा है जब दो व्यंजन का प्रयोग एक साथ किया जाए। अच्छा, ड और ड, लड्डू, जैसे कहा जाए लड्डू, दो व्यंजन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, ड और ड व्यंजन है कि नहीं है, बिल्कुल ड और ड व्यंजन है। ठीक है, लड्डू कच्चा है, भैया लड्डू को सुन के पानी ना आ जाए मुंह में, लड्डू हमारा हुआ लड्डू कच्चा पक्का। ठीक, लड्डू हुआ हमारा और कच्चा हुआ, लड्डू कच्चा नहीं है। ठीक है, ये तो वर्ड है एक, लड्डू हुआ कच्चा पक्का धक्का मुक्की। ठीक है, आप इन सब के बारे में द्वित्व व्यंजन कह रहा है कि जब दो व्यंजन का प्रयोग एक साथ किया जाए, व्यंजन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, इसमें च का प्रयोग हुआ, इसमें क का प्रयोग हुआ, फिर इसमें भी का, इन सभी में का प्रयोग एक साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त कल अब जो हमारा लेक्चर होगा वह आपका होगा भैया, जैसे अभी हमने व्यंजन के जो भेद बचे हैं, हमने व्यंजन को भेद को छोड़ा है, उसमें जो है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और जो है अंतस्थ हुआ, ऊष्म हुआ और स्पर्श व्यंजन, इसको छोड़ा है। और आपका छूटा है सघोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सभी को मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट हमारा अगला आने वाला लेक्चर यही होगा कि व्यंजन को जो भेद होते हैं। तो दोस्त आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको ऐसी कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्त, लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और वीडियो को भैया लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।